शुरू करते हैं अल्लाह के बाबरकत नाम से जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम वाला है। तमाम तारीफ़ें मेरे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के लिए हैं। अस्सलाम वालेकुम लिसनर्स, मैं हूँ आप लोगों की होस्ट नौशीन और मैं अपने चैनल खौफनाक कहानियों में अपने सभी सुनने वालों को खुशामदीद कहती हूँ। मैं उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे, जहाँ होंगे खुश होंगे। मेरे चैनल की खौफनाक कहानियों को कितना पसंद करते हैं अपनी राय का इज़हार कमेंट बॉक्स में ज़रूर किया करें और मेरे चैनल की स्टोरीज़ को अपने फ्रेंड एंड फैमिली मेम्बर्स में ज़रूर शेयर किया करें। आज आप लोगों के लिए मैं बहुत ज़्यादा ड्रावनी कहानियाँ लेकर आई हूँ जिन्हें आप लोग बहुत पसंद करेंगे। सिलसिला शुरू करते हैं आज की खौफनाक कहानियों का। बढ़ते हैं आज की पहली खौफनाक कहानी की तरफ। ये खौफनाक कहानी नबीरा ख़ान शेयर कर रही हैं। नबीरा कहती हैं, आज आपके साथ आज से 7 साल पहले हम लोगों की ज़िंदगी में एक बहुत ज़्यादा ड्रावनी कहानी पेश आई। एक ऐसा नाकाबिले फ़रामोश वाक़या जिसे मैं कभी भी फ़रामोश नहीं कर सकती, वो शेयर करना चाहती हूँ। ये तब की बात है, मेरी बेटी की एज उस वक्त 2 इयर्स थी। तो हम लोगों को एक फ़्लैट मिला। हम लोगों ने रेंट के लिए वो फ़्लैट लिया था। तो जब हम लोग वहाँ पर शिफ्ट हुए, 5th फ्लोर पर वो फ़्लैट था। वो फ़्लैट बज़ाहिर तो छोटा था लेकिन हम लोगों की फ़ैमिली के लिए वो काफ़ी था। अपने हस्बैंड के साथ मैं वहाँ पर शिफ्ट हो गई। एक रात ऐसा हुआ, मेरे हस्बैंड जॉब पर जाते थे तो उनकी मुझे कॉल आई कि मैं लेट आऊँगा, परेशान मत होना, अपना ख़्याल रखना। मैंने उन्हें कहा कि ठीक है। रात का टाइम हुआ होगा, अभी मेरे हस्बैंड घर वापस नहीं आए थे। तो एकदम से मेरी बेटी ने रोना शुरू कर दिया। वो बहुत ज़्यादा रो रही थी। उसको बहलाने के लिए मैंने उठा लिया। अब हम लोगों का जो फ्लैट था वो इस तरह से था कि एंट्रेंस डोर में जब हम लोग एंटर होते थे तो वहाँ पर एक किचन था। किचन के साथ एक रूम था। उस रूम को मैंने डाइनिंग रूम बनाया हुआ था। उसके सामने छोटा सा टीवी लाउंज था और उसके साथ एक और कमरा था जिसको हम लोगों ने बेडरूम बनाया हुआ था। मैं बाहर निकली तो मैंने ये सोचा कि ये तो बहल ही नहीं रही है, इसको लेकर फ्लैट से बाहर गैलरी में निकल जाती हूँ। मैंने पहले वुडन डोर खोला, फिर मैंने नेट डोर खोला और मैं टहलती हुई बाहर गैलरी में आ गई। अब हम लोग 5th फ्लोर पर थे तो मैं टेरेस की तरफ जाने लगी। हम लोगों का जो टेरेस था वहाँ से बिल्कुल सामने एक प्लाज़ा नज़र आता था। वो प्लाज़ा काफ़ी अरसे से बना हुआ था लेकिन वो प्लाज़ा बंद था। काफ़ी रात का टाइम था, दूर दूर तक कोई इंसान नहीं था, कोई भी मुझे नज़र नहीं आ रहा था। मैं इसको बहलाने लग गई। एकदम से मेरी नज़र पड़ी तो मैं क्या देखती हूँ, जो प्लाज़े की वॉल है, जो बाउंड्री वॉल है उसकी बिल्कुल मेरे सामने, उस दीवार के ऊपर जैसे कोई इस तरह से लेटा हुआ है कि उसका जो आधा जिस्म है वो दीवार की इस तरफ है और जो उसका आधा जिस्म है दीवार की उस तरफ है। काफ़ी अजीब उसका चेहरा है, बालों से ढका हुआ उसका चेहरा है और उसके जो हाथ हैं, उसके जो बाजू हैं बहुत लंबे हैं, उन पर भी बहुत ज़्यादा बाल हैं। चेहरा तो इतना नज़र नहीं आ रहा था लेकिन जो उसकी आंखें थी उनमें से अंगारे निकल रहे थे। उसको देखने की देर थी, मैं बहुत ज़्यादा डर गई कि ये इतनी अजीबोगरीब चीज़ क्या है। अब जैसे मैं उस पर गौर करके देखने के लिए डरी और मैं थोड़ी-सी जैसे अपने आप को सँभालने की मैंने कोशिश की, तो उसका वो जो हाथ और बाजू था वो इतना लंबा हो गया कि वो मुझ तक और मेरी बेटी तक आ गया। वो देखने की देर थी, मैंने अपनी बच्ची को उठाया और मैं भागी अपने फ्लैट की तरफ। अब मैंने जल्दी में नेट डोर तो बंद कर लिया लेकिन वुडन डोर खुला था। मैं फ़ौरन से जाकर टीवी लाउंज में बैठ गई। मेरा मोबाइल जो था वो मेरे बेडरूम में था। उसने क्या किया कि वो जो कोई भी था उसने हम लोगों की गैलरी में वो बाकायदा आया, नेट डोर के सामने खड़ा हुआ। उसका इतना डरावना चेहरा था, उसका जिस्म ऐसा था जैसे आधा जिस्म जानवर का है, आधा जिस्म इंसान का है। पता नहीं वो क्या मखलूक थी, इतना खौफनाक उसका चेहरा था। जैसे बिल्कुल हम लोग स्टोरीज़ और मूवीज़ में सुनते और देखते हैं, वो हूबहू हकीकत में मैंने उसको देखा। उसने बहुत ज़्यादा डरावनी आवाज़ में हंसना शुरू कर दिया। मैं तो थर-थर काँपने लगी। मेरी बेटी बहुत ज़्यादा रो रही थी और डर के मारे मैंने भी रोना शुरू कर दिया। इतनी हिम्मत नहीं हो रही थी कि मैं बेडरूम में जाकर वहाँ से अपना मोबाइल उठाकर अपने हस्बैंड को कॉल कर सकूँ। वो बार-बार हम कभी वो ड्राइंग रूम वाली जो विंडो थी उसको नॉक करता था, कभी वो नेट डोर को नॉक करने लग जाता था, कभी वो बेडरूम की जो विंडो थी उसको नॉक करने लग जाता था। इतना उसने मुझे डराया, इतना उसने मुझे डराया कि मेरी हालत मैं बहुत ज़्यादा खौफ़ज़दा हो गई थी। अब उसकी जो नॉकिंग थी वो बहुत ज़्यादा बढ़ने लग गई। बहुत ज़्यादा डरावने अंदाज़ में उसने जो विंडोज़ थी बेडरूम की उसको उसने खटखटाना शुरू कर दिया। ऐसा लग रहा था कि वो विंडोज़ को तोड़ देगा
और यहाँ मेरी हालत बहुत ज़्यादा अजीब हुई हुई थी, मैं बहुत ज़्यादा खौफज़दा थी। मैंने ऊंची आवाज़ में आयतल कुर्सी पढ़ना शुरू कर दी। जब मैंने ऊंची आवाज़ में आयतल कुर्सी पढ़ना शुरू की तो उसने बेडरूम की विंडो को छोड़कर वो नेट डोर की तरफ आ गया और वहाँ पर कहके लगाने लग गया, बहुत डरावनी आवाज़ में कहके लगाने लग गया। फिर मैंने जब ऊंची आवाज़ में आयतल कुर्सी पढ़ी, मुझे जो कुरान पाक की जितनी सूरतें आयात आती थी मैंने ऊंची आवाज़ में पढ़ना शुरू की, तो वो जो बार बार खिड़कियाँ दरवाजे बजा रहा था, नॉक कर रहा था, खटखटा रहा था, वो उसने बंद कर दिया और उसकी वो डरावनी हंसी जो थी वो भी बंद हो गई। मैं बहुत डरी हुई थी, मैं भागी बेडरूम में, वहाँ से मैंने मोबाइल उठाया और फ़ौरन अपने हस्बैंड को कॉल किया और रोते हुए उनको ये कहा कि जितनी जल्दी होता है वापस आएँ घर, मेरी तबीयत बहुत ख़राब है, मेरे साथ बहुत मसला बन गया है। उनको ये बात कह दी। उनका ये कहना था कि मैं अभी आ रहा हूँ। काफ़ी रात का टाइम हो गया था। जब वो अभी मुझे खौफ के मारे मेरी ऐसी कैफियत थी कि कुछ समझ नहीं आ रही थी, वो फिर बाहर आ गया, फिर गैलरी में चलने फिरने लग गया। कभी जाली के दरवाजे के ऊपर हाथ मारता था, कभी वो अजीबोगरीब आवाज़ें निकालता था और कुछ अजीब सी लैंग्वेज बोल रहा था जिसकी मुझे समझ नहीं आ रही थी। वो बहुत ज़्यादा डरावना था। मुझे और मेरी बेटी को उसने बहुत डराया। 1 घंटे के बाद मेरे हस्बैंड पहुँचे, उन्होंने मेरा नाम लिया, मुझे आवाज़ दी। उनकी आवाज़ सुनी मैंने तो मुझे कुछ तसल्ली हुई। इसके बावजूद मैं डरती डरती नेट डोर पर गई और मैंने देखा वो सामने खड़े थे। मैंने दरवाज़ा खोला, उनको देखकर मैंने रोना शुरू कर दिया। मैं वहीं पर गिरी और बेहोश हो गई। बच्ची भी रो रही थी। जब उन्होंने देखा कि मेरी हालत इतनी ख़राब है और मैं बेहोश हो गई हूँ बिना कुछ बताए, हम लोगों के साथ वाले जो बिल्कुल साथ वाला फ्लैट था वहाँ पर एक आंटी थी, उन्होंने फ़ौरन से जाके उनको बुलाया और उनको ये कहा कि जल्दी से आएँ, मेरी मिसेस को पता नहीं क्या हो गया। वो भी घबरा गए। बच्ची को उठाया, वो आंटी आई, उन्होंने दम किया, मुझे पानी पिलाया। मेरी हालत तो कंट्रोल में ही नहीं थी। जब मुझे होश आया तो मैंने चीखना चिल्लाना शुरू कर दिया और मैं अपनी बच्ची के बारे में पूछ रही थी। उनका ये कहना था कि बच्ची बिल्कुल ठीक है, तुम बताओ तुम्हें क्या हुआ है। मैंने उन्हें सारी बात बताई। इस तरह से इतनी देर से मेरे साथ ये मामलात हो रहे हैं। मैंने बहुत ज़्यादा डरावने चेहरे वाली किसी मखलूक को देखा है। वो जिन था, वो क्या था मैं नहीं जानती। वो सामने वाले प्लाजे की दीवार से था, उसने हमें देखा और वो हम लोगों के फ्लैट की बिल्डिंग में आया। फिर वो आंटी का ये कहना था कि वो जो प्लाज़ा है वो इतना असेफ ज़दा है, वो इतनी डरावनी जगह है कि वहाँ पर रहना नामुमकिन है। वो आंटी ने ये बात हमें सारी बातें वो आंटी जानती थी, वो हमसे पहले यहाँ पर रहती थी। वो कहती थी वहाँ का जो ऑनर है हर 2-3 माह के बाद वहाँ पर हर माह 2-3 गाय ज़बह करके उनका जो मीट होता है और ब्लड वहाँ पर रखवाता है। वहाँ पर एक वर्कर काम करने आया था, उसकी बहुत ज़्यादा दहशतनाक मौत हुई थी उसकी। वहाँ पर इतने जिन्नात है कि वो प्लाज़ा बंद पड़ा है, वहाँ पर कोई रह ही नहीं सकता, रहना नामुमकिन है। मैं तो डर गई। मैंने अपने हस्बैंड से ये कहा चाहे कुछ भी हो जाए, मैंने इस फ्लैट में इस जगह पर 1 मिनट भी नहीं रहना। उन्होंने मुझे और मेरी बच्ची को मेरी अम्मी के घर छोड़ा। कुछ दिन हम लोग वहाँ पर रहे। वो एक अल्लाह वाले थे, उनको बुला कर लाए, सारे फ्लैट का विज़िट करवाया। उनका ये कहना था ये जो सामने वाला प्लाज़ा है यहाँ पर बहुत सख्त जिन्नात आबाद हैं और एक नहीं है, उनके पूरे पूरे ख़ानदान आबाद हैं। उन्होंने जब रात को इन दोनों माँ बेटी को अकेला देखा, उन्होंने हमला कर दिया इन पर। फिर उन्होंने तावीज़ दिए हम लोगों को गले में पहनने के लिए, कुछ उस घर में भी दम किया और सख्ती से मना किया कि यहाँ गैलरी में नहीं आना और गैलरी का गेट बंद रखना है। अब हम लोग मजबूर थे, इतनी जल्दी हम लोग वहाँ से मूव नहीं कर सकते थे। कुछ फाइनेंशियल प्रॉब्लम भी चल रही थी। फिर अल्लाह का नाम लिया, उस फ्लैट में वापस आए, वहाँ पर रहना शुरू कर दिया और मैं गैलरी में बिल्कुल नहीं जाती थी। शाम होते तो मैं वहाँ से गुज़रती भी नहीं थी, नेट डोर भी बंद रखती थी। अल्लाह का शुक्र है उसके बाद ऐसा वैसा कोई मामला नहीं हुआ। हम लोग वहाँ पर रहते भी हैं। अब मुझे कभी किसी चीज़ ने नहीं डराया। सबसे बढ़कर मैं अब बहुत ज़्यादा एहतियात करती हूँ। लेकिन वो जो हादसा हम लोगों की ज़िंदगी में गुज़रा है उसको मैं कभी भी फरामोश नहीं कर सकती। ये मेरी ज़िंदगी की एक कहानी थी जो मैंने आपके साथ शेयर की। बहुत शुक्रिया नबीरा ख़ान आपका। बढ़ते हैं एक और ख़ौफनाक कहानी की तरफ। ये ख़ौफनाक कहानी मरियम ख़ान शेयर कर रही हैं। मरियम कहती हैं कि आज आपके साथ मैं अपने बचपन की एक और कहानी शेयर करना चाहती हूँ। ये तब की बात है जब मैं 2 क्लास में पढ़ती थी। तो एक दिन मौसम बहुत ज़्यादा अच्छा था, तो हम सारी फैमिली ने ये प्लान किया कि हम लोग आज पिकनिक मनाने के लिए जाएंगे। दादी अम्मा ने भी कहा, सब घर वालों ने कहा, हम लोग जॉइंट फैमिली में रहते थे, सब ने कहा कि ठीक है आज हम लोग पिकनिक मनाने जाएंगे। हम लोगों को कराची के काफ़ी ज़्यादा मकामात पता थे। हम लोगों ने सारी जगह पर विज़िट किया, सारा दिन घूमते फिरते रहे। जब शाम का टाइम हुआ तो दादी अम्मा ने ये कहा कि मुझे तो दरबार पर भी जाना है।
दादी अम्मा ने मेरे बाबा से ये कहा कि मुझे जो ठट्ठा मज़ार है वहाँ पर लाज़मी जाना है, मैंने वहाँ पर हाज़िरी देनी है। शाम होने वाली थी तो बाबा ने ये कहा कि ठीक है, जब हमने सारा दिन इतना विज़िट कर लिया है हर जगह, तो हम लोग ठट्ठा मज़ार पर भी चले जाते हैं। जब वहाँ पर गए तो शाम होने वाली थी, तो मेरे बाबा ने ये कहा कि मज़ार के अंदर सिर्फ बड़े बड़े जाएंगे, दादी अम्मा की 2-3 बहनें थीं, वो और मेरे अब्बू जाएंगे सिर्फ। मैंने रोना शुरू कर दिया। मैंने ये कहा मामा से कि मुझे भी साथ लेकर जाएं, मैंने भी जाना है। उन्होंने कहा कि चलो ठीक है, तुम भी आ जाओ। अब मैं, मेरी मॉम और उनके साथ दादी अम्मा और दादी अम्मा की 2 बहनें, हम लोग सारे दरबार के अंदर चले गए। वहाँ पर जो दरबार था वहाँ पर जाकर बैठे, दुआ मांग रहे थे, तो वहाँ पर मैंने देखा एक बहुत ज़्यादा नूरानी चेहरे वाले कोई अंकल बैठे हुए थे। मैंने ना चाहते हुए भी उनको देखना शुरू कर दिया। उन्होंने भी मेरी तरफ देखा। उन्होंने जब वो नोटिस किया कि मैं उनकी तरफ देख रही हूँ, उन्होंने मुझे देखकर मुस्कुराना शुरू कर दिया। जब उन्होंने मुझे देखकर मुस्कुराना शुरू किया, मैंने पहले तो फेस दूसरी तरफ कर लिया, मैंने फिर उनकी तरफ देखना शुरू कर दिया, मैं भी मुस्कुराने लग गई। इतने में वो उठे और उस दरबार से बाहर चले गए। फिर वापस आए तो उनके हाथ में मिठाई के डिब्बे थे। उन्होंने वो मिठाई सबके आगे करके बांटना शुरू कर दी। वहाँ पर कुछ और फैमिलीज़ भी बैठी हुई थी, उनमें एक लड़की थी। उस लड़की ने उनसे ये पूछा, अंकल आप मिठाई क्यों तकसीम कर रहे हैं? जिस पर उनका ये कहना था कि हम लोगों के कबीले के 10 अफराद ने यहाँ से, इस दरबार से कुरान पाक भी हिफ्ज़ किया है, और ये जो यहाँ के पीर फ़कीर हैं, इनसे बहुत ज़्यादा रूहानियत भी सीखी है, तो इसलिए हम लोग यहाँ पर मिठाई तकसीम कर रहे हैं। उनको ये कहने लगे कि आप मिठाई खा लें, इसमें कुछ भी नहीं मिला हुआ। वो जो लड़की थी उसने भी बीच में से मिठाई उठा ली, यहाँ तक कि वो सबको तकसीम करते करते हम लोगों तक भी पहुँच गए। मेरे आगे भी उन्होंने मिठाई का डिब्बा किया। मैंने पहले अपनी अम्मी की तरफ देखा, फिर दादी अम्मा की तरफ देखा, तो दादी अम्मा ने ये कहा कि ले लो बेटा, अंकल मिठाई दे रहे हैं इतने प्यार से। उन्होंने मुझे मिठाई दी और मैंने वो खाना शुरू कर दी। वो इतनी लजीज़ मिठाई थी, इतनी टेस्टी थी कि मैंने ज़िंदगी में इतनी टेस्टी मिठाई कभी नहीं खाई। मेरा दिल चाह रहा था कि मैं उनसे मिठाई और लूँ, लेकिन मैंने उनसे मांगी नहीं कि अम्मी मुझे डांटेंगी। इतने में वो आगे चले गए और फिर वापस पलटे और एक छोटा सा मिठाई का डिब्बा मुझे देकर कहते, ये लो, ये तुम खा लो, ये सिर्फ तुम्हारे लिए है, तुम और लेना चाह रही थी ना। मुझे समझ नहीं आई कि इनको कैसे पता चल गया। खैर मैं तो पहले ही लेना चाहती थी, मैंने वो मिठाई उनसे ले ली और खाना शुरू कर दी। इतने में वो अंकल फिर बाहर चले गए। थोड़ी ही देर के बाद वो कुछ ढूंढते हुए वापस आए। ऐसा लग रहा था वो कुछ ढूंढ रहे हैं। अम्मी और दादी अम्मा दुआ मांग रही थी, तो मैं उठकर उनके पास गई। वो बाहर मज़ार के सहन में थे। मैंने उनसे ये पूछा, अंकल आप क्या ढूंढ रहे हैं? उनका ये कहना था कि मेरी सफ़ेद कपड़े में लिपटी हुई एक बहुत ज़रूरी चीज़ है, वो गुम गई है, मुझे मिल नहीं रही है, वो ढूंढ रहा हूँ। मुझे एकदम से याद आया कि जहाँ पर ये अंकल बैठे हुए थे वहाँ पर भी एक वाइट कलर के कपड़े में कोई चीज़ थी। मैं भागती हुई दरबार के अंदर गई और वो कपड़े में लिपटी हुई चीज़ बाहर लेकर आई, तो मैं क्या देखती हूँ, दरबार के सहन में एक बहुत बड़ा दरख्त लगा हुआ था। वो अंकल उस दरख्त की तरफ गए, जैसे वो दरख्त के पीछे के वो गायब हो गए। मैं उनको ढूंढती हुई दरख्त के पीछे तक गई, लेकिन वहाँ पर नहीं थे। मैंने उन्हें ये कहा कि अंकल मैं आपकी चीज़ लेकर आई हूँ, आप कहाँ चले गए हैं? उनकी एक आवाज़ आई उस दरख्त के अंदर से कि बेटा इसको इस दरख्त के नीचे रख दो और अपने पेरेंट्स के पास चली जाओ। मैंने उस चीज़ को उस दरख्त के नीचे रख दिया और भागती हुई अपने पेरेंट्स के पास आई। उनको आकर सारी बात बताई। अम्मी और दादी अम्मा ने मुझे बहुत डांटा और ये कहा कि अब बाहर नहीं जाना, इधर ही बैठी रहो, कहीं भी नहीं जाना, अब तुमने उस दरख्त की तरफ बिल्कुल भी नहीं जाना। खैर वहाँ पर सलाम किया, हाज़री की, हम लोग वापस आ गए। ये बात आकर अम्मी ने सबके साथ शेयर की, तो हम लोगों के कुछ जानने वाले थे, वो बुज़ुर्ग थे, उनका ये कहना था कि वो वहाँ पर कोई नेक जिन थे जो इंसानी रूप में सामने आए, आप लोगों को मिठाई तकसीम की, वो किसी को नुकसान पहुँचाने नहीं आए थे। वो वहाँ पर उस दरख्त पर आबाद थे, जिन्होंने उस मज़ार से कुरान पाक भी हिफ्ज़ किया, और वो जो पीर फ़कीर जो भी थे जिनका वो मज़ार था, तो वहाँ से उन्होंने वो रूहानियत भी हासिल की। ये मेरे बचपन की एक स्टोरी थी जिसको मैं कभी भी नहीं भुला सकती। आज भी वो मंज़र मेरी आंखों के आगे आता है तो ऐसा लगता है कि वो सब कल की बातें थी। आज भी मुझे बिल्कुल वो सब एक एक लफ्ज़ याद है। ये मेरी एक स्टोरी थी जो मैंने आपके साथ शेयर की। बहुत शुक्रिया मरियम खान आपका। बढ़ते हैं एक और ख़ौफनाक कहानी की तरफ। ये ख़ौफनाक कहानी है सीमा सुहेल शेयर करी है इंडिया से। सीमा कहती हैं, आज आपके साथ 2 स्टोरी शेयर करना चाहती हूँ। एक मेरे चाचू हैं, अब्बू के कज़न, आसिफ़ नेम है उनका। उनके ज़िंदगी में एक स्टोरी, बहुत ज़्यादा ड्रामनी कहानी आई थी, वो बताना चाहती हूँ। और एक और है, मेरे जो चाचू हैं वो यूपी के एक कस्बे दनकोर में रहते हैं।
और वहीं पर उससे थोड़ा सा ही आगे एक और कस्बा है कशना, वहाँ पर उनके साथ ये हादसा हुआ। वो जो कशना कस्बा है वो बहुत ज़्यादा आसेब ज़दा है, वो सारे जंगल का हिस्सा है, बहुत वीरान जगह है वो। वहाँ पर घरों से ज़्यादा दरख्त और जंगलात का हिस्सा है। तो एक दफ़ा जो मेरे आसिफ चाचू हैं, रात 11 बजे का टाइम था, तो अपने एक दोस्त के साथ बैठे थे। उनका वो जो दोस्त था वो इंडियन था, हिंदू था, तो उसका नेम सुनील था। तो वो अपने दोस्त को ये कहने लगे, सुनील मेरी बहन के घर चलते हैं। जिस पर उनके दोस्त ने ये कहा कि पागल हो गए हो, इतनी रात को हम लोग वहाँ पर जाएंगे, ये कोई टाइम है किसी के घर जाने का। जिस पर आसिफ चाचू ने ये कहा कि कुछ नहीं होता, तुम चलो, मेरी बहन जो है वो बहुत अच्छी हैं, वो ऐसी वैसी नहीं है, चलो उनसे मिलकर आते हैं, मेरा बहुत दिल चाह रहा है। जिस पर उनके दोस्त ने ये कहा चलो ठीक है फिर चलते हैं। अब आसिफ चाचू और उनके जो दोस्त थे उन लोगों ने गाड़ी निकाली और वो लोग जाने लगे। जैसे ही वो लोग तनकोर से बाहर निकले तो आगे कशना का इलाका शुरू हो गया। अब वो लोग उस रोड पर जा रहे थे तो अपनी गाड़ी की रोशनी में वो लोग क्या देखते हैं कि एक दरख्त के बिल्कुल पास एक लड़की खड़ी हुई है। उसने बहुत ज़्यादा ज़ेवर पहना हुआ है गोल्ड का, और उसका जो लिबास है वो बहुत ज़्यादा जैसे स्पार्क कर रहा है, बहुत खूबसूरत उसने कोई ड्रेस पहना है, और वो इतना चमकीला है कि वो सोना भी नज़र आ रहा था और उसका ड्रेस भी। आसिफ चाचू ने अपने दोस्त से ये कहा कि पता नहीं ये कौन है जो इतनी रात को यहाँ पर खड़ी है, शायद इसकी गाड़ी मिस हो गई है, तो ये मदद के लिए ना खड़ी हो। जिस पर उनके दोस्त ने ये कहा कि पागल हो गए हो तुम, ये कोई इंसान नहीं है, ये जिन्नात है जो यहाँ पर इस कशना कस्बे में रहते हैं। ये जगह आबादी से ज़्यादा जंगल का हिस्सा है, और टाइम देखो रात के 12 बजे, क्या कभी कोई औरत वीराने में खड़ी हो सकती है। वो लोग कहते हैं कि जैसे ही हम लोगों ने उस ट्रक को क्रॉस किया, वो जो मखलूक थी वो बैक साइड पर ऐसा लगा कि जैसे वो बिल्कुल पीछे हटी है और जैसे वो गायब होगी। इतना उसने जेवर पहना हुआ था और वो दुल्हन बनी हुई थी। ये लोग बहुत ज़्यादा डर गए। इन लोगों ने बहुत ज़्यादा गाड़ी भगाई और यहाँ तक कि अपनी बहन के घर आकर सांस दिया, अपनी बहन को सारी बात बताई। तो उनकी बहन का ये कहना था कि पहले तो तुम लोगों ने इतनी गलती की इस टाइम आने की। वो जो कशना कस्बा है वो मशहूर है कि वहाँ पर बहुत ज़्यादा आफतें, चुड़ैलें और जिन्नात हैं जो रात के टाइम यही रूप धारण करके सामने आते हैं और लोगों को डराते भी हैं और बाकायदा अपनी तरफ मुतवज्जा भी करते हैं। दोबारा ऐसी गलती बिल्कुल भी ना करना, शुक्र है तुम लोग बच गए हो। फिर वो लोग वहाँ से वापस आए। इसी तरह से जो मेरे आसिफ चाचू हैं, जब इनके फादर की डेथ हुई तो सब उनके घर पर ही थे। तो इनकी अम्मी का नेम खातून था। वो कमरे में सो रही थी, तो रात का टाइम हुआ, सब उधर ही थे। रात का टाइम हुआ तो वो क्या देखती हैं कि उनके हस्बैंड जिनकी डेथ हो गई है उनके कमरे में आए हैं और आकर उनको ये कहते हैं कि खातून तुम कैसी हो। जिस पर खातून ने उनकी तरफ देखा और ये कहने लगी कि आप तो मुझे छोड़कर अकेले चले गए हैं, देखिए मैं आपके बिना अकेली हो गई हूँ, आप भी यहाँ से चले गए हैं, अब मेरे साथ कोई भी नहीं है, यहाँ पर मेरा दिल नहीं लगता। वो इस तरह की बातें करने लगी। इतने में उन्होंने ये कहा कि परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, तुम आराम से सो जाओ और अपना बहुत ख्याल रखो। वो जो थी उनकी आंख लग गई। सुबह जब उनकी आंख खुली उन्होंने ये बात सारे घर वालों को बताई कि मुझे इस तरह से रात को वो नज़र आए हैं, मेरे पास आए हैं। सब ने ये कहा कि ऐसा तो मुमकिन ही नहीं है, ये कैसे पॉसिबल है कि ऐसा हो सकता है। जो एक दफ़ा फ़ौत हो जाएं, जिनको दफना दिया जाए, वो तो दोबारा वापस नहीं आते। उन लोगों ने ये बात, कोई अल्लाह वाले थे, उनसे डिस्कस की। उनका ये कहना था कि उनकी जो रूह थी, यानी इनका बहुत ज़्यादा एक दूसरे के साथ लगाव था, बहुत मोहब्बत थी। तो कभी कभार अल्लाह के हुक्म से इस तरह से कुछ नेक लोगों की रूहें अपने मिलने वालों के सामने आ जाती हैं। तो वो आपके सामने आए थे आपको मिलने। वो बहुत ज़्यादा फिर सब डर भी गए, घबरा भी गए कि ये कैसे पॉसिबल है। उसके बाद कभी भी उनको वो नज़र नहीं आए। ये 2 स्टोरीज़ थी जो सीमा सुहेल ने मेरे साथ शेयर की। बहुत शुक्रिया सीमा आपका। बढ़ते हैं एक और ख़ौफनाक कहानी की तरफ। ये ख़ौफनाक कहानी आकिब शेयर कर रहे हैं। आकिब कहते हैं, हम लोगों का गांव झंग से आगे है और मैं आपके साथ अपनी ज़िंदगी में पेश आने वाली एक बहुत ज़्यादा ड्रावनी कहानी शेयर करना चाहता हूँ। आज से 15 साल पहले की बात है। हम लोगों को आदत थी, हम लोग तकरीबन हर जुमरात या कभी एक जुमरात बीच में से मिस भी हो जाती थी, यानी महीने की 2 जुमरात लाजमी हम लोग सदका किया करते थे गोश्त का। तो एक दफ़ा ऐसा हुआ, मौसम काफ़ी ज़्यादा ख़राब था, बहुत ज़्यादा बारिश हुई। तो जुमेरात का दिन था। जैसे ही बारिश रुकी तो असर का टाइम हो चुका था। अम्मी ने मुझे ये कहा कि जाओ जल्दी से जाकर बाज़ार से जाओ और गोश्त ले आओ, बीफ ले आओ, जाकर इसका सदका देना है, जुमेरात है और आज लाजमी देना है। मैं गया, जाकर मैं बीफ लेकर आया। पूरे घर से हम लोगों ने उसका सदका दिया। अब वो जो सदक़े का गोश्त होता था
वो हम लोग गांव के जो कब्रिस्तान था उस तरफ फेंक कर आया करते थे, आबादी में नहीं फेंकते थे। अब मैं जैसे वो सदका दिया तो मैं घर से बाहर निकला, मौसम ख़राब था, वैसे भी जल्दी बारिश के मौसम में शाम जल्दी ढल जाती है, तो मगरिब का टाइम होने वाला था, अब भी मगरिब की अजान शुरू नहीं हुई थी। तो मैं वो गोश्त लेकर फेंकने के लिए जा रहा था। जैसे ही अब मैं अपने गांव से निकला तो कब्रिस्तान के रास्ते की तरफ जा रहा था। तो जो कब्रिस्तान था उसको 3 रास्ते लगते थे। एक वो रास्ता जहाँ से मैं जा रहा था, और 2 रास्ते वो थे जो बिल्कुल उसके सामने से थे, यानी एक चौराहा सा बनता था जिसके एक कोने पर कब्रिस्तान था और बाकी 3 कोनों पर वो 3 रोड बनते थे। अब मैं जैसे ही उसके कोने पर पहुंचा तो मैं क्या देखता हूँ, बिल्कुल उसके सेंटर में एक औरत बैठी हुई है, ब्लैक ड्रेस में बैठी हुई है और अपना चेहरा भी ढका हुआ है। मैं जैसे ही उसके पास से गुजरने लगा, उसने मुझे ये कहा कि जो मीट है ये तो मुझे दे दो। पहले तो मुझे हैरानगी हुई कि इसको पता कैसे चला कि मेरे पास मीट है और मैं ये फेंकने जा रहा हूँ। मुझे ये कहने लगी ये तुम मुझे दे दो। मैंने ये कहा कि नहीं, ये मैं तुम्हें नहीं दे सकता, ये सदक़े का है और इसको मैं फेंकने जा रहा हूँ, ये मैं तुम्हें नहीं दे सकता। ये कहकर मैं उसको, जैसे ही मैंने क्रॉस किया, कब्रिस्तान की तरफ बढ़ने लगा, मुझे एकदम से ऐसा लगा कि मेरा पाँव किसी ने पकड़ा है और मैं गिरते गिरते बचा। जैसे मैंने ख़ुद को संभाला, मैंने देखा ना कोई ईंट थी, ना कोई चीज़ थी, कुछ भी नहीं था। मेरे दिल में एकदम से ख्याल आया कि शायद ये कोई मांगने वाली है, तो इसको दे देता हूँ, बनिस्बत फेंकने के इसको दे देता हूँ, ये खा लेगी तो इसका भला हो जाएगा। जैसे ही मैं पीछे पलटा, वहाँ पर कोई भी नहीं था। वो औरत कहाँ पर गई मुझे नहीं पता। 1 सेकंड में अगर वो हम लोगों के रोड पर जाती तब भी मैं देख सकता था, अगर वो सामने जाती तो मैं तब भी देख सकता था। मुझे थोड़ा सा डर लगने लग गया। मैं फ़ौरन तेज़ी से कब्रिस्तान के कोने पर पहुंचा और मैंने वो जो मीट था वहीं पर फेंक दिया। जैसे ही मैंने उसको फेंका, एक बहुत डरावनी चीख की आवाज़ सुनाई दी मुझे। जैसे मैंने वो चीख की आवाज़ सुनी तो मैंने पीछे पलट कर देखा, वही औरत, इतना उसका डरावना चेहरा था, उसकी इतनी लंबी ज़ुबान थी, इतने लंबे दांत थे, जला हुआ चेहरा था क्योंकि अभी रोशनी थी। वो उस कच्चे गोश्त को खा रही थी। उसको मैंने देखा, मेरी तो चीखें निकल गई। मैंने वहाँ से भागना शुरू कर दिया। मैं भागता हुआ घर आया। घर पहुँचा तो मेरी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब थी। मैंने घर आते साथ सबको ये बात बताई कि मैंने ये माजरा मेरे साथ हुआ और मैंने इस चीज़ को देखा है। जैसे मैं ये बताता गया, मेरी हालत और ख़राब होती गई। मुझे ऐसा लग रहा था कि मेरा जिस्म किसी ने जैसे मेरे जिस्म को पकड़ लिया है और मेरे हाथ पाँव कोई मुसलसल टेढ़े कर रहा है। यहाँ तक कि मेरा सर घूमने लग गया, भारी हो गया, मैं गिरा और बेहोश हो गया। मेरे घर वालों ने जब मेरी हालत देखी, उन लोगों ने तो चीखना शुरू कर दिया। अब हम लोगों के घर की बैक साइड पर इमाम साहब का घर था। फ़ौरन से मेरी बहन जो थी भागती हुई ऊपर छत पर गई और उनके घर में उनकी बेटी को आवाज़ देकर कहने लगी, मेरे भाई की तबीयत बहुत ख़राब है, अगर इमाम साहब हैं तो उनको हमारे घर भेज दो। उन्होंने ये कहा कि वो तो मगरिब का टाइम हो गया, मस्जिद में चले गए हैं। मेरी कंडीशन बहुत ज़्यादा ख़राब थी, पानी के छींटे मार रहे थे, मुझे होश नहीं आ रहा था। अब अब्बू भी आ गए, मेरे 2 भाई और भी थे, वो लोग मुझे उठाकर मस्जिद में ले गए। मस्जिद में लेकर गए। जैसे वहाँ पर और भी नमाजी थे, गांव के और लोग भी थे। जब वो इमाम साहब ने मुझे देखा, उन्होंने ये कहा कि इसके हाथ पाँव तो, इस पर तो जन्नात का शदीद असर हुआ है, इसके हाथ पाँव उन्होंने टेढ़े किए हुए हैं, अभी भी ये उनके ज़ेरे असर है और इसको किसी मखलूक ने पकड़ा हुआ है। इसको मस्जिद के सहन में लेकर आओ, मस्जिद की हदूद से थोड़ा बाहर करके इसको, जहाँ पर अंदर एंटर होते थे, इसको वहाँ पर लेकर आओ। वहाँ पर लेकर आए। उन्होंने कोई पढ़ाई करके मेरे ऊपर पानी फेंका तो मुझे तो ऐसे लगने लगे जैसे दौरा पड़ने लग गया। मैंने चीखना चिल्लाना शुरू कर दिया और मैं छुड़वा कर अपना बाहर भागने की कोशिश कर रहा था। पता नहीं मुझे कोई चीज़ फोर्सफुली जैसे खींच रही थी। मुझे 10-10 लोगों ने पकड़ा हुआ था, मुझे सब बताते हैं, मुझे 10-10 लोगों ने पकड़ा हुआ था, जिनमें मेरे भाई, मेरे अब्बू, गाँव के लोग सब थे। मैंने उन सब को पीछे गिराया और मैं भागता हुआ मस्जिद से बाहर निकलकर मैंने कब्रिस्तान की तरफ भागना शुरू कर दिया। उसी जगह पर आकर मैं बैठकर मेरी अजीब हालत हो गई और मैं अजीबोगरीब आवाज़ें निकालने लग गया। वो सारे लोग मेरे पीछे आए, मुझे वहाँ से पकड़ा। मौलवी साहब ने मेरे माथे के ऊपर हाथ रखकर कुछ पढ़ाई की। वो मखलूक मेरे ऊपर हाजिर हो गई। उसने बाकायदा बोल कर बताया कि ये यहाँ से गोश्त लेकर गुजर रहा था, तो मैंने इसको ये कहा कि ये मुझे दे दो, इसने मुझे नहीं दिया, तो इसलिए मैंने इसको ये नुकसान दिया, मैं इसको नहीं छोड़ूंगी। खैर बड़ा मिन्नत समाजत की, उन्होंने समझाया कि इसको छोड़ दो, इसको पता नहीं था, वो सदक़े की नीयत से फेंकने जा रहा था, उसको पता नहीं था। खैर वो चीज़ तब मानी जब उसने ये कहा कि पता नहीं कितने किलो गोश्त यहाँ पर लाकर
कल शाम से पहले फेंकोगे तो इसकी जान छोड़ूंगी वरना इसको मार दूंगी। फिर अगले दिन मेरे अब्बू जो थे उन्होंने घर में ही बकरा ज़बह किया, उसका जितना भी मीट था वो सारा जाकर उसी जगह पर फेंक कर आए। मेरी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब थी, मेरा बुखार नहीं उतरता था, वो मुख्तलिफ़ चेहरे ले लेकर मुझे डराती थी, सामने आती थी। कभी ऐसा लगता था कि हम लोगों के घर कोई मांगने वाला आया उसके रूप में सामने आ जाती थी। कभी ऐसा लगता था जैसे कोई काले रंग की बकरी मेरे कमरे में आ रही है। कभी ऐसा लगता था कोई रेंगती हुई जैसे कोई जानवर है, कोई छिपकली है, कोई सांप है, वो मेरे कमरे में आ रहा है। ये सारे वो उस पूरी रात और पूरे दिन तक वो काम हुए। जैसे ही वो गोश्त फेंक कर आते गए मेरी हालत ठीक होगी। मुझे ऐसा लगा मेरे जिस्म के अंदर से कोई चीज़ बाकायदा निकल कर गई है। कुछ देर मैं बेहोश रहा, जब मुझे होश आया तो मैं ठीक हो गया। उसके बाद कभी भी हम लोगों ने ये गलती नहीं की कि मगरिब के टाइम हम लोग जाकर तो किसी वीराने में या कब्रिस्तान की तरफ गोश्त फेंक कर आए। ये मेरी ज़िंदगी की एक कहानी थी जो मैंने आपके साथ शेयर की। बहुत शुक्रिया आकिब आपका। इससे ये थी आज की खौफनाक कहानियाँ जिनसे हमें ये मैसेज मिलता है कि कभी भी आप कोई सदका खैरात करते हैं, चाहे वो कोई भी चीज़ हो, उसको मगरिब से पहले पहले जाकर जिस जगह पर असर के टाइम तक आप लोग जाकर उस सदक़े को वहाँ पर रखाएं, क्योंकि मगरिब के टाइम जन्नात आज़ाद होते हैं तो वो फिर इंसानों को नुकसान पहुँचाने की कोशिश करते हैं। और वैसे भी जब आप सदका करके कोई चीज़ फेंक कर आते हैं तो उस पर वैसे ही बलाएँ आफतें होती हैं, असरात होते हैं, तो फिर वो चीज़ें ज़्यादा हावी होती हैं। अपना फीडबैक मुझे ज़रूर दें। आप लोगों को आज की खौफनाक कहानियाँ कैसी लगी? आप लोग भी अपनी खौफनाक कहानियाँ शेयर कर सकते हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए ईमेल आईडी noshinbit57@gmail.com पर। इसके अलावा आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में भी स्टोरी शेयर कर सकते हैं। इंशाल्लाह कल आप लोगों के साथ फिर मुलाकात होगी किसी नई खौफनाक कहानी में। नीलम वॉइस ऑफिशियल मेरी सिस्टर का चैनल है, हॉरर स्टोरी चैनल है, उनको भी जाकर ज़रूर सपोर्ट करें, ज़रूर सब्सक्राइब करें उनके चैनल को। और मेरे व्लॉग चैनल नौशीन वॉइस ऑफिशियल को भी सब्सक्राइब करें, वहाँ पर अच्छे अच्छे व्लॉग मैं पोस्ट करती रहती हूँ और इंशाल्लाह अब कंटिन्यू भी करूँगी। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। इस गर्मी में जितना हो सके घरों में रहें, अपनी हिफाजत करें, अपने घरों के छतों पर, टेरेस पर बर्ड्स के लिए पानी और खाने का इंतज़ाम ज़रूर करें। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। कल तक मुझे दें इजाज़त। मुझे और मेरे पेरेंट्स को, मेरे बहन भाइयों को अपनी दुआओं में याद रखिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। स्टे ब्लेस्ड। अल्लाह निगहबान।